जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आज 2 अक्टूबर है। आज के दिन हमारे राष्ट्रपिता यानी कि महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी है और उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम प्रत्येक वर्ष गांधी जयंती के रूप में उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं। तो आज क्या है? आज गांधी जयंती है। और फ्रेंड, गांधी जी का एक बहुत बड़ा सपना था, स्वच्छ भारत का सपना। गांधी जी चाहते थे भारत बहुत स्वच्छ हो और इसी के लिए हमारी सरकार जो है, वर्तमान सरकार भी काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रही है, स्वच्छ भारत अभियान भी चला रही है। लेकिन आज हमें भी उसी के साथ साथ एक एक कुछ न कुछ हमें भी अपने स्तर पे सहयोग करना चाहिए। तो आज के दिन आप लोग कोशिश करिए, कुछ ऐसा कार्य जरूर करिए जो स्वच्छ भारत अभियान यानी कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सपने को पूरा कर सकें। ठीक है, तो आज कोई ऐसा कार्य करिए। चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हमारा पहला प्रश्न है, भारत को हाल ही में किस संस्था के लिए बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया? WTO, IAEA, अंकटाड, IMF। फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के लिए बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में भारत को चुना गया है। इसके बारे में देखें तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महासम्मेलन में 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए IAEA का अगला बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया। ठीक है, तो किसे चुना गया है? जो आपके कैग हैं, जो कि भारत के कैग हैं, उनको वियना में जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के महासम्मेलन हुआ था वियना में। वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, और वहाँ पे कैग को जो 6 वर्ष के कार्यकाल, जो कि कब तक होगा? 2022 से लेकर के 2027 तक का होगा। इस अगले 6 साल के लिए उनको क्या चुना गया है? अगला बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। भारत ने जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम और अन्य देशों को हरा करके यह जवाबदेही जो है हासिल किया। तो आप देख रहे हैं इस तरह से जो भारत का जो चुनाव हुआ है, एक तरीके से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की छवि को क्या कर रहा है? भारत की छवि को बढ़ा रहा है, भारत की छवि को मान्यता दे रहा है। जहां भारत देख लीजिए जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और देशों को हरा करके वो ऐसी स्थिति को प्राप्त कर रहा है, ऐसे मतलब इस तरह की अध्यक्षता को प्राप्त कर रहा है। ये अपने आप में बहुत ही सम्मान की बात है। इस तरीके से लग रहा है कि हाँ, भारत की जो साख है वो काफ़ी सुधर रही है। विश्व स्तर पे लोग भारत की साख को मान्यता दे रहे हैं। और वहीं देखें तो जो कैग है, खासकर कैग की बात करें तो कैग की जो साख है, जो व्यावसायिकता है, जो अनुभव है, उससे क्या वैश्विक स्वीकृति उसको मिल रही है। ये सब इसका जो है प्रूफ है। वहीं देखें तो भारत के जो नियंत्रक और महालेखा कौन है, परीक्षक कौन इस समय? GC मुर्मू है। INA का मुख्यालय देख लीजिए फ्रेंड कहाँ पे है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का मुख्यालय देख लीजिए वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और इसकी स्थापना देख लीजिए क्या हुई थी? 27 जुलाई 1957 को हुई थी। 29 जुलाई 1957 को जो है आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना हुई थी, जिसकी राजधानी क्या है? वियना, ऑस्ट्रिया में। फ्रेंड, थोड़ा सा आप लोग बुक खोलिएगा और कैग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कैग क्या है, किस तरह से वर्क करता है, इनके कौन से अध्यक्ष, कैसे सदस्य चुने जाते हैं, उनका कार्यकाल क्या है, ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को विशेष गुणों वाली फसलों की कितनी किस्मों को समर्पित किया है? 30, 40, 35, 50। करेक्ट आंसर C, 35 जो है ये किस्में हैं जो विशेष गुणों वाली हैं, ये फसलों की किस्में हैं। और इसके बारे में देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने विशेष गुणों वाली फसलों की 35 किस्में राष्ट्र को समर्पित किया है। ध्यान रखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की चुनौतियों से निपटने, देखिए जलवायु परिवर्तन और साथ ही साथ कुपोषण की चुनौतियों से निपटने में सक्षम विशेष गुणों वाली फसल किस्मों को 2021 में क्या किया था? विकसित किया है। ठीक है, वहीं देखें तो फ्रेंड ये जो विशेष जो ये 35 किस्में हैं, जो नई फसलों की किस्में हैं, जो 35 किस्में हैं, उसमें देखा जाए तो कैसे ये कुपोषण से कैसे निपटेंगे? इसमें क्या होगा, इनमें जो इन फसलों की वैरायटी में ना उच्च पोषण तत्व जो है वो भरपूर रूप से भरे रहेंगे। और खास ही साथ जो फसलों को जो रोग लग जाते हैं उसमें क्या होगा, वो एक रोग रोधी जो है वो किस्म होगी। इसमें सबसे खासियत होगी जो सूखे में, जो सूखा प्रभावित क्षेत्र होता है, सूखे प्रभावित क्षेत्र के लिए चने की किस्में हैं। ये देखिए ये प्रोटीन युक्त किस्में हैं। देखा जाए तो फसल है, चना हो गया, अरहर हो गया, सोयाबीन हो गया, हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है सोयाबीन वगैरह। और वहीं देखा जाए तो जलवायु के अनुकूल देखा जाए, जिस तरह जैसे धान हो गया, अधिक प्रोटीन वाले गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, चना हो गया, ये सब जो किस्में हैं इसमें शामिल की गई हैं। तो ये सब कड़ी जो है शामिल
शामिल की गई इन 35 किस्मों में, जिससे क्या होगा, जिससे किन चुनौतियों से निपटा जा सकेगा, जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौती से निपटा जा सकेगा, साथ ही साथ कुपोषण की चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक है, कुपोषण की चुनौती, इन सब चीज़ों से निपटा जा सकेगा। इसी अवसर पे जब इन्होंने समर्पित किया देश को 35 किस्में, इसी अवसर पे इन्होंने एक और कार्य किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने रायपुर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट के परिसर का भी उद्घाटन किया। ध्यान रखिएगा, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी कि राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्था का प्रधानमंत्री के द्वारा कहाँ उद्घाटन किया गया, ये किया गया छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गृह मंत्री द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर कौन सी परियोजना शुरू करने की योजना बनाई गई? आपदा मित्र परियोजना, आपदा शक्ति परियोजना, आपदा मुक्त परियोजना, आपदा कल्याण परियोजना। फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आपदा मित्र परियोजना की जो है शुरुआत की गई है, योजना बनाई गई है कब, 17वें किसके स्थापना दिवस पे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 17वें स्थापना दिवस पे। इसके बारे में बात करें तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 17वें स्थापना दिवस पर केंद्र सरकार द्वारा देश भर में 350 जिलों में आपदा मित्र परियोजना को शुरू करने की योजना बनाई गई। देखिए इसका लक्ष्य क्या है, इसका मतलब उद्देश्य क्या है। इस परियोजना के तहत आम नागरिकों को परीक्षण दिया जाएगा। किस बात का परीक्षण दिया जाएगा? ताकि वे किसी भी आपदा की स्थिति में तेजी से कार्रवाई कर लें। जैसे कि अभी देखिए पेंडेमिक जैसा आया, ये भी अपने आप में एक आपदा थी। मान लीजिए कहीं पे भूस्खलन हो रहा है, कहीं पे देखा जाए सुनामी आ जा रही है, कहीं पे बाढ़ आ जा रहा है, कहीं पे इस तरह की अगर प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं या किसी तरह का इस तरह की जब आपात जैसी स्थिति बनती है, तो इस स्थिति में एक व्यक्ति अपने आप को किस तरीके से बचा सके या इस आपदा को किस तरीके से वो अपने आप को सुरक्षित रह सकते हैं, इस स्थिति का किस तरह से वो सामना कर सके, इन सब चीज़ों का परीक्षण दिया जाएगा, उनको ट्रेंड किया जाएगा। किसके अंतर्गत देखा जाए? उसके आपके आपदा मित्र परियोजना के तहत, ठीक है। तो एक तरीके से परीक्षण दिया जाएगा नागरिकों को, ताकि अगर कोई भी ये जो आपका आपदा जैसी स्थिति बन रही है उसमें तेजी से किस तरीके से कार्रवाई की जाए, इन सब चीज़ों का परीक्षण दिया जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत इसमें देखा जाए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है वो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा किसके तहत? 2005 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। इसकी स्थापना 27 सितंबर 2006 में हुई थी और इसकी अध्यक्षता फ्रेंड प्रधानमंत्री करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपदा प्रबंधन जो आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं। ये प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, बिल्कुल डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में शक्तिशाली सैटेलाइट लैंडसैट 9 लॉन्च किया है? लैंडसैट सैटेलाइट, ठीक है, लॉन्च किया है। किसने किया है? इसरो ने किया है, जाक्सा ने किया है, CNES ने किया है, नासा ने किया है। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नासा ने क्या, ये देखिए, ये देखा जाए तो ये आपका फ्रांस की स्पेस एजेंसी है, ये देखा जाए तो जाक्सा आपकी जापान की है, इसरो भारत की है, और ये नासा जो है अमेरिका की एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, जिसने क्या लॉन्च किया है? एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है लैंडसैट 9। चूँकि ये एक अपनी मतलब अगली श्रृंखला है, ये बहुत पहले से ही इसकी चली आ रही है। इसके बारे में देखा जाए तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने लैंडसैट 9 उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। यह शक्तिशाली उपग्रह धरती की सतह की निगरानी के लिए तैयार और प्रक्षेपित है, ठीक है। क्या करेगा? ये धरती की सतह की निगरानी करेगा और यह नासा और अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे का संयुक्त मिशन है, ठीक है। इसका देख लीजिए, लैंडसैट यहाँ पे सेट होना चाहिए फ्रेंड। लैंडसैट 8 के साथ मिलकर के यह उपग्रह पृथ्वी की सतह की तस्वीर एकत्र करेगा और इन उपग्रहों को संपूर्ण पृथ्वी का छायांकन करने में कितने दिन का समय लग जाएगा? 8 दिन का समय लगेगा। तो फ्रेंड देखिए, ये जो एक श्रृंखला है ये 9वीं है, चूँकि इससे अगर ये जो अभी जो देखा जाए आपका लैंडसैट जो 9 उपग्रह है, ये अपने जितने भी पिछले के जो उपग्रह हैं उनकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन है, काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड है ये। तो ये जितने भी इसके पहले के जितने 8 जो है सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था उसमें क्या तुलना अगर करें तो ये जो है तुलनात्मक देखा जाए, अध्ययन किया जाए तो ये जो लैंडसैट 9 है वो अधिक गहराई से
गहराई के साथ जो है अधिक रंगीन छायों को देख सकता है, ठीक है, पृथ्वी के अधिक गहराई तक और अधिक रंगीन जितने भी छाए हैं उनको देख सकता है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये होगा कि वैज्ञानिकों को जो ग्रह है अगर उसमें कुछ बदलाव आ रहा है तो उसके बारे में वैज्ञानिकों को जानकारी मिल सकेगी, उसकी मदद से जो है जो भी कुछ ग्रह के बारे में जो कुछ बदलाव हो रहा है उसकी सहायता से, इन तस्वीरों की, इन छायाओं की सहायता से वैज्ञानिकों को जानकारी प्राप्त हो सकेगी, ठीक है। जो पहला लॉन्च किया गया था लैंडसैट 1 जो था वो 1972 में जो है वो लॉन्च किया गया था, ठीक है। तब से ये चला आ रहा है, ये एक तरीके से सिलसिला चला आ रहा है अभी तक, जो कि 9 आ गया, ठीक है। इसके बारे में देखें तो लैंडसैट 9 जो है मिलने वाले डेटा का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, तो जो भी इससे डेटा जो है, जो पिक्चर्स हमें मिलेंगी, वो मतलब जो मिलेगा एजेंसी को, उसमें मिलने वाले डेटा और तस्वीरों से देखा जाए तो पानी के इस्तेमाल का, जंगल की आग का असर, कोरल रीफ के क्षरण, ग्लेशियर और आइस सेल्फ रिट्रीट के बारे में वैज्ञानिक आधार पर निर्णय लेने में सहायक होगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना मेंस में जो है ना आप डाल सकते हो, मेंस अगर लिखोगे जो लोग आप लोग, तो ये कुछ पॉइंट होते हैं कि जैसे कि किसी उपग्रह के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो आप एग्जाम्पल डाल सकते हो कि जैसे कि नासा के द्वारा ये जो है लैंडसैट जो है लॉन्च किया गया, उसके देखिए ये फ़ायदे हैं, ठीक है। तो इससे जो कुछ भी इस तरह की जो आपदाएँ आती, जैसे कि जंगल के आग, अभी देखिए कितने सारे जंगल के आग की वजह से कितना ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपका अमेजोन हो गया, ये सारी चीज़ें कितनी प्रभावित हुई हैं। तो ऐसी चीज़ों को जब आप पहले से भाप लोगे तो उस पर कंट्रोल कर सकते हो। तो जो भी आपदा आनी रहेगी, अगर आप उसको पहले से जान सकते हो तो आप आपदा से पहले उसका प्रबंधन कर सकते हो, तो उसके आपदा से होने वाले जो नुकसान है ना उसको कम किया जा सकता है, उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं जो भी कुछ इस तरह की स्थिति बनती है, ठीक है। तो ये सब आप मेंस में थोड़ा सा डाल सकते हो, ये पॉइंट थोड़ा लिख लिया करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कुत्तों से होने वाले रेबीज के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत किस वर्ष तक रेबीज के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देखिए रेबीज के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, देख लेते हैं भाई, 2025 तक, 2035 तक, 2030 तक या फिर 2040 तक। करेक्ट आंसर है सी, 2040 तक रेबीज के उन्मूलन, यानी कि रेबीज से होने वाले जो मौत है उनको ख़त्म करने के लिए, उनको शून्य करने के लिए लक्ष्य रखा गया है इस कार्य योजना के तहत। इसके बारे में देखें तो कुत्तों से होने वाले रेबीज उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना नेशनल एक्शन फॉर डॉग मेडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन, ठीक है, नेप्रे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आ सकता है कि ये क्या है, नेप्रे योजना क्या है, बस ऐसे दे देगा आपको क्वेश्चन और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए किसी भी चीज़ का आपको ना फुल फॉर्म जरूर याद होना चाहिए, जिससे कि आपको क्या होगा, आंसर इजी लगेगा, आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मीडिएट रेबीज एलिमिनेशन, ठीक है। तो ये एक तरीके से योजना क्या है, जो कुत्तों से होने वाले जो रेबीज़ है, रेबीज़ से होने वाले जो मौत है उसको क्या करना, शून्य करना, यही एक योजना है। कब तक करना, 2030 तक करना। और ये कार्य योजना किसके द्वारा विकसित की गई है, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के द्वारा ये विकसित की गई है, ठीक है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो वन हेल्थ अप्रोच के माध्यम से वर्ष 2030 तक कुत्तों से होने वाले रेबीज के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ठीक है। और रेबीज देख लीजिए फ्रेंड, रेबीज जो है वस्तुतः क्या है, ये पशुजन्य और वायरल रोग है, हालांकि इसके टीका के माध्यम से इसकी रोकथाम की जा सकती है। फ्रेंड देखिए रेबीज जो है ना, चूँकि ये एक तरीके से जो मनुष्यों में होने वाला जो रेबीज है वो संक्रमण से होता है, और लगभग ये 99% जो होता है ये क्या होता है, कुत्तों से होता है, ठीक है। संक्रमण कुत्तों से होता है 99% जो होता है, लेकिन ये क्या होता है कि वैक्सीन के द्वारा, दवाओं के द्वारा इसकी रोकथाम जो है वो किया जा सकता है। एक तरीके से ये वैक्सीन रोकथाम योग्य जो है, ये वायरल जो होता है, वायरल बीमारी होती है, ठीक है। फ्रेंड देखिए इसको गाँव में क्या बुलाते हैं, जो ग्रामीण भारत है ना उसमें रेबीज को क्या बुलाते हैं, हदकवा, ठीक है, हदकवा बुलाया जाता है, इसे पता होना चाहिए आपको, हदकवा बुलाया जाता है रेबीज को ग्रामीण भारत में। और फ्रेंड वहीं अगर बात करें WHO ने क्या बोला है कि WHO के अनुसार देखा जाए तो जो कुत्तों के काटने से जो हर साल लगभग कितना 55,000 से अधिक लोगों की जान चली जाती है, जिसमें से भी सबसे ज़्यादा जानते कहाँ पे, एशिया हो गया, आपका एशिया हो गया और अफ्रीका हो गया, इन दो क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो है रेबीज की वजह से जो है वो जाने जाती हैं, ठीक है। और उसमें भी अगर हम भारत की फ्रेंड बात
बात करें भारत में अगर लक्षद्वीप और अगर अंडमान निकोबार को छोड़ दो तो रेबिस जो है वो स्थानिक हो जाता है। और फ्रेंड रेबिस से काफ़ी ज़्यादा जो मौतें होती हैं वो 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों में जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा किस कारण से होती हैं, जागरूकता के अभाव के कारण होती हैं। तो फ्रेंड रेबिस को लेकर के जो लोगों के बीच में जागरूकता का अभाव है उसका बहुत बड़ा कारण है रेबिस से होने वाली मृत्यु दर का ऊँचा होना। इससे जागरूकता फैलानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करिए इस चीज़ के प्रति। तो उससे क्या होगा कि ये जो लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक रेबिस से होने वाली मौतों को शून्य करना, उसको प्राप्त करने में एक अपार सफलता जो है वो मिल सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। आगे है, हाल ही में किस देश ने हॉन्गसोंग 8 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? चीन ने, उत्तर कोरिया ने, जापान ने, दक्षिण कोरिया ने? फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है बी, उत्तर कोरिया ने किया है हॉन्गसोंग 8 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का। और इसके बारे में देखा जाए तो उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से हॉन्गसोंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह नवीनतम लॉन्च जो है वो सितंबर 2021 में उत्तर कोरिया का तीसरा मिसाइल जो है वो परीक्षण था। देखिए यहाँ से तो हमें एक फैक्ट्स मिला, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में जानना। ठीक है, आप ही से मैं जानूंगी, आप ही लोग आज मुझे बताएंगे हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है। ठीक है, देखा जाए तो देखिए किसी भी मिसाइल की ना गति के हिसाब से हम उसको क्या करते हैं कि जो ध्वनि की गति के हिसाब से हम उसको नाम देते हैं। तो चूँकि हाइपरसोनिक मिसाइल की हम बात कर रहे हैं तो उसमें हवा में जो है ना ध्वनि की चाल से लगभग क्या है 6 गुना ज़्यादा तेज़ से, ठीक है, 6 गुना ज़्यादा तेज़ रफ्तार से जो है वो दूरी को तय करती है। ठीक है, तो एक तरीके से ध्वनि के चाल के आधार पे हम इनको हाइपरसोनिक हो गया, सबसोनिक मिसाइल हो गया, सुपरसोनिक मिसाइल हो गया। तो ये हम बांटते हैं मिसाइलों की कैटेगरी, एक सबसोनिक, उससे ऊपर जाएंगे तो सुपरसोनिक, उससे भी ऊपर जाएंगे तो हाइपरसोनिक। ठीक है, अब आपको मुझे ये जवाब देना है कि क्या भारत में कोई हाइपरसोनिक मिसाइल है? अगर है तो नाम बताइए। लेकिन भारत में एक सुपरसोनिक मिसाइल जरूर, भारत में सुपरसोनिक मिसाइल जो है उसका नाम बताइए। और भारत बताइए कि भारत ने उस सुपरसोनिक मिसाइल को किस देश के सहयोग से विकसित किया है। ठीक है, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब आपको मुझे इसका जवाब देना है, आपके लिए आज का वर्क बस यही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के पर त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई प्रतिबंध हटाने की घोषणा किया है? इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक। करेक्ट आंसर है ए, इंडियन ओवरसीज बैंक को आरबीआई ने त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई प्रतिबंध से हटाने की घोषणा की है। इसके बारे में देखा जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रदर्शन को देखते हुए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्रतिबंध हटाने की घोषणा की। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ऐसे प्रश्न आ चुके हैं और आएंगे भी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या है, प्रतिबंध हटाने की घोषणा किया है। बात करें कि इंडियन ओवरसीज बैंक को इन्होंने इसमें डाला कब था, तो ये 2015 में प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के तहत रखा गया था। और आरबीआई के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बाद देखा जाए तो जो आईओबी है यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक पर जो बैंक पर नए लोन देने, नए कर्मचारियों की भर्ती करने और बैंक की शाखाओं का विस्तार करने पर रोक लगा दी गई थी। थोड़ा इस बार इसको समझ लीजिए ये क्या है। देखिए फ्रेंड, बैंक क्या होता है, किसी भी देश की क्या होता है, रीढ़ होती है, मतलब एक तरीके से रीढ़ की हड्डी होती है। अगर रीढ़ की हड्डी शरीर की खराब हो जाती है ना, शरीर खराब हो जाता है। तो उसी तरह अगर बैंक जो होता है, बैंक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए इसी हड्डी की तरह कार्य करता है। अगर बैंकिंग सिस्टम फेल होगा किसी देश का तो वो पूरा देश की अर्थव्यवस्था क्या होती है, वो फेल हो जाती है, ख़त्म होने लगती है, जर्जर होने लगती है। तो इसी को देख करके यह जो है एक तरीके से ये क्या है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ये जो है ये पहल है, किसकी पहल है, ये आरबीआई की पहल है। भाई किस बात की पहल है, यह बैंकिंग सिस्टम में सुधार के उद्देश्य से चलाई गई पहल है। किसके, बैंकिंग सिस्टम में, बैंकिंग सिस्टम में क्या हो, सुधार हो सके,
ये पहल चलाया गया, इसके लिए एक पहल चलाया गया, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं आरबीआई का कार्य क्या है? आरबीआई देश की सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, ये बैंकों की बैंक कही जाती है, ये बात तो आपको पता है। ये आम जनता को डील नहीं करती है, ये बैंकों को देखती है, सरकार की बैंक कही जाती है और ये बैंकों की बैंक कही जाती है। तो बैंक आरबीआई क्या करती है, जब कोई भी बैंक होता है बैंकों को ये लाइसेंस इशू करती है, बैंकों के लिए क्या करती है, ये नियम बनाती है, बैंकों को ठीक, बैंक जो है अगर आपको कोई लाइसेंस दे रहा है, आपके लिए कोई नियम बना रहा है, तो आपको वो ये भी निगरानी करेगा कि आप ठीक से काम कर रहे हो कि नहीं, नियम के तहत रह करके काम कर रहे हो कि नहीं। ये सारी चीज़ें बैंक मतलब सेंट्रल बैंक ध्यान देता है। वही बैंक की बात करें, जो आम बैंक होता है, जो पब्लिक को डील करता है, वो एक तरीके से कारोबारी की तरह कार्य करता है। तो बैंक क्या होता है, कई बार जो है कारोबारी कार्य करते हुए कई बार क्या हो जाता है, वित्तीय संकट में फंस जाता है। भाई वित्तीय संकट कैसा, कई बार लोन दिया रहता है, उसके लोन जो है काफ़ी ज़्यादा आजकल एनपीए के यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की काफ़ी ज़्यादा चैलेंज है, आपको पता ही होगा। कई बार उसके जो लोन होते हैं काफ़ी ज़्यादा उसके बैंक में एक तरीके से एनपीए में कन्वर्ट हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, और उससे क्या होता है कि बैंक जो है ना वो वित्तीय संकट में फंस जाता है। देखिए आरबीआई एक गार्जियन की तरह होता है, ठीक है, बच्चे को उसने लाइसेंस दिया ये नहीं, लेकिन अगर बच्चा जो है किसी मुसीबत में फंस जाएगा तो गार्जियन की जिम्मेदारी बनती है कि उसको उस मुसीबत से बाहर निकाले। तो आरबीआई भी ठीक वैसे, अगर कोई बैंक, आरबीआई भी ठीक उसी तरह की भूमिका निभाता है। अगर कोई बैंक किसी वित्तीय संकट में फंस जाती है तो इनको संकट से निकालने के लिए आरबीआई क्या करता है, समय समय पर कुछ दिशा निर्देश, कुछ डायरेक्शन जो है वो इशू करता है, कुछ डायरेक्शन उनको बताता है कि तुम ऐसे नहीं ऐसे कार्य करो, यही एक क्या है, और साथ ही साथ कुछ फ्रेमवर्क बताता है, ठीक है, फ्रेमवर्क होता है। यही इसी तरह का फ्रेमवर्क क्या है, ये आपका प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है, ठीक है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी कि त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही, तुरंत अपने सिस्टम में सुधार करो जिससे तुम्हारे सामने ये जो वित्तीय संकट आया है वो वित्तीय संकट क्या है, उसको सही किया जा सके, ठीक है। तो अब इसके लिए बैंक क्या करती है कि अब क्या करेगी, आरबीआई को जब लगता है कि किसी बैंक के पास जो है कि जोखिम सामने, मतलब ये कब ऐसा करती, कब किसी को भी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में वो डालेगी, क्यों रखेगी, जब आरबीआई को ये लग जाएगा कि हाँ अब इस बैंक के पास जोखिम का सामना करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है, जो भी उसके सामने जो परिस्थिति आ गई है उसके पास पूंजी नहीं है, या फिर जो उस बैंक ने जो लोगों को उधार दिया है, देखिए जब बैंक उधार देती है ना तो उससे कुछ उसको मुनाफा मिलता है, तो जो बैंक ने जो उधार दिया हुआ धन है उस धन से जो आय नहीं हो पा रही है, उससे उसका कोई मुनाफा नहीं हो पा रहा है, तो उस बैंक को क्या करती है आरबीआई, वो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में डाल देती है ताकि उसकी वित्तीय स्थिति को त्वरित जो है तत्काल कदम उठा करके उसकी वित्तीय स्थिति को क्या करे, सुधारा जा सके, ठीक है। तो इस स्थिति में जब आप प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में किसी बैंक को डाल दिया जाता है तो तब उस समय क्या होता है, उस बैंक को कोई नया लोन नहीं देना है। भाई लोन का ही तो संकट है, वो लोन देंगे तो फिर से संकट में आएगी, तो थोड़े दिन के लिए शांत हो जाओ, लोन मत दो। नए कर्मचारियों की कोई भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नए शाखों की, बैंक शाखा का विस्तार करने की कोई जरूरत नहीं, कुछ दिन के लिए पहले रुक जाओ और फिर पहले अंदर सुधार करो, फिर उसके बाद क्या करो, अपना जो भी तुम्हारा जो वित्तीय जोखिम, जो तुम्हारे पैसे फंसे पहले उनको वापस लो किसी तरह से उन पैसों का, और फिर उसके बाद अपना ये सारी कार्यवाही जो है शुरू करो, ठीक है। तो ये सब देखते हुए चूंकि इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपने अंदर काफ़ी सुधार किया, इन सब चीज़ों को देखते हुए आरबीआई ने उसको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से बाहर निकाल दिया, कुछ शर्तों के साथ उसको बाहर कर दिया। तो देखा जाए बैंक द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया जैसे कि वो न्यूनतम नियामकीय पूंजी जो है नियमों के साथ साथ एनपीए के नियमों, बैंकिंग अधिनियमों का पालन करेगा। इन सब आश्वासन देने के बाद, इनको लिखित आश्वासन मिलने के बाद आरबीआई ने इंडियन ओवरसीज बैंक को पीसीए के प्रतिबंधों से बाहर निकालने की घोषणा कर दी। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। समझ में आ गई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा ताई अहोम और मटक समुदाय किस राज्य से संबंधित है? झारखंड, मेघालय, नागालैंड, असम। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, असम से संबंधित है ताही अहोम और मटक समुदाय। इसके बारे में बात करें तो क्यों चर्चा में है ये, ताही अहोम और मटक समुदाय जो है वो असम में अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा है, ठीक है। वो अनुसूचित जाति का दर्जा यानी कि शेड्यूल ट्राइब का वो दर्जा मांग रहे हैं कि हमें भी एसटी मतलब एसटी का दर्जा दिया जाए। कौन से? ताई अहोम और मटक समुदाय जो है ये असम से संबंधित है। कुछ और भी समुदाय हैं असम में जो इस मतलब अनुसूचित जाति का
का दर्जा प्राप्त करने की मांग कर रहे हैं उनको देख लेते हैं। टी ट्राइब जो कि आदिवासी, कोथ राजवंशी हैं, मोस हैं, चुटैया समुदाय भी एसटी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बस ये समुदाय क्यों है चर्चा में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और असम लगातार न्यूज़ में आ रहा है, असम असम बार बार कर रही हूँ, असम हो गया। देखिए कल हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखा और फिर उसके बाद लगातार हम लोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्रेंड प्लीज़ नॉर्थ ईस्ट की मैपिंग अच्छे से कर लो, आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। 7 सिस्टर्स के जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसा कि अभी लास्ट टाइम मैं बताई, अभी मैं चूँकि रिवीजन वीडियो भी लाने वाली हूँ, चूँकि आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम आ रहा है तो हम लोग मैराथन कराने वाले हैं, जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले आप लोग को भी अपना देखो फ्रेंड, हमेशा दूसरे पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपको एक कोई डायरेक्शन बताता है, चलना आपको है, मेहनत आपको करनी होगी, समझ लो इतना। कोई भी आपको परोस के नहीं देखिए, थाली आपके सामने क्या जा सकता है, खाना आपको खुद खाना होगा, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, मेहनत करनी होगी, ठीक है। चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं। किस मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की पहली हेल्पलाइन एल्डर लाइन जो है शुरू किया गया है? ये भारत की पहली हेल्पलाइन है, किसके लिए? वरिष्ठ नागरिकों के लिए। किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक और न्याय मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा एक वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन शुरू की गई है जिसका नाम है एल्डर लाइन। इसके बारे में देखें तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एल्डर लाइन नाम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन शुरू किया। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। इसके टोल फ्री नंबर भी पूछ देता है फ्रेंड, ये भी ध्यान रखिएगा। 14567 जो है ये इसका टोल फ्री नंबर है। ऐसे ही दे देगा नंबर जो है वो किससे संबंधित है, तो एल्डर लाइन है जो कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन है ये, ठीक है। और इसमें देखा जाए ये किसके द्वारा इस तकनीकी, टाटा ट्रस्ट और एनएससी फाउंडेशन लाइन जो आपका एल्डर लाइन की तकनीकी के भागीदार हैं, ठीक है, ये दोनों। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की मानवीय संगठन को 2021 का यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड का विजेता घोषित किया गया है? लेबनान, यमन, अफगानिस्तान, सीरिया। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यमन के मानवीय संगठन को यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज 2021 के नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, का विजेता घोषित किया गया है। इसके बारे में देखें तो यमन के एक मानवीय संगठन को 2021 के यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड का विजेता घोषित किया गया है। यह अवार्ड देखा जाए तो जिन अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट नामक संगठन को दिया गया है, ठीक है। किसको दिया गया है? जिन अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट नामक जो है वो संस्था को दिया गया है। इसके बारे में देखें तो इस संस्था ने क्या किया है, तो इस संगठन को देश के संघर्ष में विस्थापित हुए हजारों यमनियों को समर्थन देने और जीवन रेखा प्रदान करने के लिए इस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया। आप लोग को पता है यमन की स्थिति क्या है, यमन में किस तरह से गृह युद्ध चल रहा है, हम लोगों ने ये भी बात किया था 2015 में। अच्छा आप बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि 2015 में जो वहाँ पे गृह युद्ध था तो भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था वहाँ से भारतवासियों को सुरक्षित वापस लाने के लिए, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, पहले भी पढ़ाया जा चुका है, ठीक है, ये चीज़ था। तो ये हम लोगों ने अपने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं आज का फैक्ट्स ऑफ द डे। और फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा पहला फैक्ट्स है कि केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपए की सहायता से उत्तर भारत में पहला मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो पहला जो है मेडिकल डिवाइस पार्क जो है कहाँ स्थापित किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। कितने करोड़ की सहायता दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा? ये दी गई 100 करोड़ रुपए की सहायता से। इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार की योजना है? ये है आपका तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये चलाई गई योजना है, स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्राप्त उपहारों की जो ई नीलामी की गई है, उस ई नीलामी की घोषणा किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? वो किया गया है संस्कृत मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री की जो प्राप्त था उनको उपहारों की ई नीलामी की गई है संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है हमारा 93वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारतीय फिल्म को चयनित किया गया। उस फिल्म का नाम क्या है? बिट्टू, ठीक है। बिट्टू को जो है 93वें ऑस्कर फिल्म के लिए भारतीय फिल्म है उसको चयनित किया गया है। इंपॉर्टेंट है।
भारतीय फिल्म निर्माता जिन्हें सितंबर 2021 में दुबई का गोल्डन वीज़ा दिया गया है, उनका नाम है आपका बोनी कपूर। बोनी कपूर को देखा जाए तो दुबई का गोल्डन वीज़ा दिया गया है, और कब 2021 में दिया गया। ये भारतीय फिल्म निर्माता है। कोको कोला इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। कौन किया गया है? सोनाली खन्ना को नियुक्त किया गया है कोका कोला इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किए गए किन्हें? मुनु महावर को मालदीव का नया उच्चायुक्त जो है वो नियुक्त किया गया है भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है 2021 के राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट का विजेता रहा है कौन विजेता रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है। किसको हरा करके? यूरोप को हरा करके। ठीक है, राइडर कप पूछ भी सकता है, इस तरह भी पूछ सकता है किस गेम से संबंधित है, तो ये गोल्फ जो है गेम से संबंधित है राइडर आपका कप, जो कि इस बार कौन विजेता रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है। किसको हरा करके? यूरोप को हरा करके। विश्व हृदय दिवस मनाया गया है 29 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता दिवस मनाया गया है 29 सितंबर को, सेम दिन। ठीक है, जापान के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कौन बनने जा रहे हैं? वहाँ के पूर्व राजनयिक थे फोमियो किसीदा। ठीक है, फोमियो किसीदा, चूँकि आपको पता है वहाँ के जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था योशीहिदे। ठीक है, योशीहिदे सुगा। ठीक है, योशीहिदे सुगा, जिन्होंने अपने इस्तीफा दे दिया था, अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, और त्यागपत्र देने के बाद जो वहाँ के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं वो बनने जा रहे हैं फोमियो किसीदा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे जो मनाया गया है वो मनाया जा रहा है 30 सितंबर को मनाया गया। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको नामित किया है? रणबीर सिंह को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया किसने? नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्यूनीशिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, जिनका नाम है नजला बोंदेत रमजाने। ठीक है, नजला बोंदेत रमजाने को ट्यूनीशिया देश की पहली महिला जो है वो प्रधानमंत्री बनाया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किए गए पर्यटन ऐप का नाम क्या है? देखो मेरी दिल्ली। ठीक है, देखो मेरी दिल्ली एक तरीके से पर्यटन ऐप है, दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस तरीके से था हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे हमने कंप्लीट किया। अब चलते हैं यूपी स्पेशल, देखते हैं यूपी स्पेशल में क्या है। यूपी स्पेशल में हमारा पहला यूपी स्पेशल है सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवा का उपयोग करने वाला पहला शहर बनने जा रहा है वाराणसी। ठीक है, सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला पहला शहर बनने जा रहा है प्रदेश का कौन सा? आपका वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई? लखनऊ से की गई। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है मिशन शक्ति का कौन सा चरण था? ये देखा जाए तीसरे चरण के तहत किया गया है। निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से देखा जाए तो लखनऊ से किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को मुफ्त इलाज हेतु राशि प्रदान किया जाएगा। कितना? 5 लाख रुपए पंजीकृत श्रमिक जो होंगे। ठीक है, किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कितने की राशि जो है सहायता प्रदान की जाएगी? 5 लाख की राशि। इसके तहत क्या किया जाएगा? जो पंजीकृत श्रमिकों को मुफ्त इलाज जो है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट है शादी विवाह घर योजना शुभारंभ करने वाला जो सरकार है वो है उत्तर प्रदेश सरकार। शादी विवाह घर योजना वर्ष 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद जो है सबसे प्रदूषित शहर है दुनिया का। तो फ्रेंड इस तरीके से था हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे। हमने देखी सारी चीज़ें देखी, चूँकि आज के प्रश्न आज की चीज़ों में जो इंपॉर्टेंट था, जैसे कि हमने बैंक से संबंधित जो कुछ था उसको हम लोगों ने समझा। ठीक है, जिसमें त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई जो थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो समझने जैसी चीज़ें थी। बाकी देखा जाए तो ज़्यादा आज की क्लास में फैक्ट थे। और बाकी कल मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने काफ़ी अपने शहर के बारे में, जहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं वहाँ के बारे में आप लोगों ने काफ़ी कुछ शेयर किया, बहुत अच्छा लगा देख करके। ऐसे ही फ्रेंड ऐसे थोड़ा सा रिस्पॉन्स करते रहिए, जो भी कुछ पूछा जा रहा है उसका थोड़ा बहुत जवाब देते रहिए, ऐसे कनेक्ट रहिए। बाकी जो आपको वर्क दिया जा रहा है अगर आप डे बाय डे अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन रखेंगे तो सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।